नमस्कार पेरेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों और डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों। आज हम लोग मिशन 2030 एपिसोड के पहले सब्जेक्ट हिंदी के पहले वीडियो में हम आज आपके सामने आए हैं। आज हमारा जो सीरीज है वो पहला सीरीज हिंदी है और हिंदी सीरीज में हम लोग जिस चीज़ों को सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक है आओ हिंदी सीखें। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि हिंदी में हमारा जो मेन फोकस है वो फोकस इस बात पे है कि हम फाउंडेशन बेसिस पे इसकी शुरुआत कर रहे हैं, एक बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम लोग पूरे हिंदी को एक आसान रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। यह वीडियो न सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कहने का मतलब कि जिन्हें बोर्ड की एग्जाम देनी है, क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 5 के बच्चे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। जो विद्यार्थी अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी एज ए सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग से आगे शुरुआत किए हैं और यहाँ पर हम लोग जो हमारा शुरुआत है, जो आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर भाषा, लिपि एवं व्याकरण, या पेन देना मार्कर पे, भाषा, लिपि एवं व्याकरण फर्स्ट चैप्टर्स यहाँ की बात शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग एक बेसिक से, एक फाउंडेशन से शुरुआत कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम लोग इसको एक ऐसा बेस बनाएं जहां पर आप किसी भी हिंदी प्लेटफॉर्म को, किसी भी हिंदी प्लेटफॉर्म के एग्जाम्स को आप आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी चीजों के ऊपर। आज का हमारा जो चैप्टर्स है वो है भाषा, लिपि एवं व्याकरण की बातें करते हैं। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा की बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग कहते हैं तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है, अपनी भाषा को सही करो, भाषा की मर्यादा में रखो। इस तरीका के वाक्य हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो हम लोग टेक्निकली पढ़ाई शुरू करें तो भाषा, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें समाज में रहने के लिए अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करना पड़ता है। तो भाषा वह माध्यम है जहां हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो इसके अगर हम सही परिभाषा की बात करें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है तथा दूसरे के विचारों को भी समझता है। हम सिर्फ अपनी बात नहीं व्यक्त करते, बल्कि इसके द्वारा हम दूसरे की भावनाओं, दूसरे की चीजों को भी समझते हैं। भाषा के हेल्प से, भाषा के सहयोग से हम विचार, भाव, इच्छा और अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। यानी हम एक आसान शब्दों में अगर कहें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा, अनुभव, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की विशेषता की बात करें तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी कि हमारी जो मन में अभिव्यक्ति आ रही है, हम जो मन में सोच रहे हैं, उसको हम भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। भाषा के द्वारा हम एक सामाजिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि एवं व्याकरण होती है। भाषा समय के साथ विकसित होती रहती है, मॉडिफिकेशन होती रहती है, उसमें कुछ चेंज होते रहते हैं। चलिए हम बात करें, हमारा हर स्लाइड, हमारा ये जो बनाया गया है वीडियो, ये लाइव क्लासेस बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारा इस तरीका का उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, कोई भी बच्चे कहने का मतलब छात्र पढ़ें,
छात्र मैं उनको कह रहा हूं जिन्हें सीखने की ललक है, जिन्हें लगता है कि मुझे हिंदी सीखनी है, उनके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो हम सीखना शुरू कर रहे हैं, तो हम एक स्लाइड देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके आंसर को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 3 कैटेगरी में, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा मनुष्य का साधन है, भाषा का संबंध, ट्रू फॉल्स और लघु उत्तरीय। हम लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड का पॉज लेंगे, फिर अगले वीडियोस पे आएंगे। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा मनुष्य के विचार का साधन है, भाषा का संबंध विचारों से होता है। भाषा केवल लिखी जाती है, गलत। भाषा के द्वारा लिखना और पढ़ना दोनों का काम होता है। भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है, बिल्कुल सही। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, बिल्कुल सही। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा की 3 विशेषता, विचार करने का साधन है, व्याकरण होता है और प्रत्येक भाषा का अपना लिपि होता है। अगले स्लाइड्स, भाषा की आवश्यकता एवं महत्व। अगर भाषा नहीं होता तो हमारा आज समाज नहीं होता, हम शिक्षित नहीं होते, हमारा विकास नहीं होता। तो विकास के लिए भाषा का जरूरत है। भाषा की आवश्यकता विचारों को व्यक्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण के लिए। मैं आज बता रहा हूं, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं, तो मैं भाषा बोल पा रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं। अगर हम मेरे मन में आता है कि मुझे बच्चों को हिंदी पढ़ानी है, मुझे बच्चों को हिंदी सिखानी है, लेकिन अगर आप सीख नहीं पा रहे हैं, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर आपके लिए यह निरर्थक हो जाता है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण के लिए, कैसे संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की बात करें तो हमारे संस्कृति क्या था उसकी जानकारी हमें भाषा के द्वारा भी मिलती है, चाहे वो लिखित के रूप में हो, सांकेतिक के रूप में हो, चित्र के रूप में हो। तो भाषा के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या था, और जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम उसे संरक्षण कर पाएंगे, उसे विकास कर पाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए। भाषा का महत्व की बात करें तो विचारों को आदान प्रदान करती है, समाज को जोड़ती है, शिक्षा का आधार है, ज्ञान विज्ञान का विकास करता है, साहित्य का सृजन करती है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है और व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। तो इस स्लाइड में हमने 2 चीज देखा, एक भाषा की आवश्यकता और दूसरा भाषा का महत्व। चलिए क्वेश्चन आंसर। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा का आधार क्या है? चलिए 1 सेकेंड का पॉज। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? खेलना, विचार व्यक्त करना, सोना या चित्र बनाना? तो सही ऑप्शन विचार व्यक्त करना। शिक्षा का आधार क्या है? भाषा। भाषा की 4 प्रमुख महत्व लिखे। विचार व्यक्त करने में सहायक, समाज को एकता में रखती है, शिक्षा का आधार, संस्कृति का संरक्षण करती है। भाषा की 2 आवश्यकताएं, विचार व्यक्त करने के लिए, समाज की एकता के लिए। समाज के विकास में भाषा की क्या भूमिका है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान को संभव बनाती है, जिससे समाज में समझ, सहयोग और विकास होता है। संस्कृति की रक्षा कैसे करती है? जैसा मैंने डिस्कस किया कि भाषा हमारी परंपरा, रीति रिवाज, साहित्य और इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाकर संस्कृति की रक्षा करती है। राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है? भाषा लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, संवाद बढ़ाती है और एक राष्ट्र की भावना को मजबूत करती है। नाउ अब हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स। भाषा समाज को एकता में रखती है, भाषा संस्कृति का संरक्षण करती है। भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग हैं, वर्ड, शब्द और वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई वर्ण कहलाती है, अ आ इ ई का। वर्ण के बारे में हम अगले वीडियोस में, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन
कर रहे हैं कि वर्ण क्या है, सबसे छोटी ध्वनि जिसे हम वर्ण कहते हैं। शब्द दो या दो शब्द अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल रहे हैं और उनका एक सार्थक, एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कमल, विद्यालय, भारत। वाक्य शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। अगर हम रिलेशन की बात करें, वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सार्थक सम के अर्थ वाले समूह को शब्द कहते हैं और जो पूर्ण विचार को व्यक्त करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। चेक योर प्रोग्रेस। 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। रिक्त स्थान वर्गीकृत कीजिए, लघु उत्तरीय। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्गीकृत कीजिए। अ वर्ण है, कमल शब्द है, भारत शब्द है, राम शब्द है, विद्यालय जाता है, सॉरी राम विद्यालय जाता है, तो राम वाक्य हो गया। भाषा के 3 अंग लिखिए, वर्ण, शब्द और वाक्य। विद्यालय शब्द किन वर्णों से मिलकर बना है? तो इन चीजों को हम लोग वर्ण विच्छेद की जो बात की है, अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, हम लोग अगले वीडियो में इन वर्ण जब विचार करेंगे तो उसकी बात करते हैं। भाषा के रूप। भाषा मुख्यतः 3 रूप में प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वैसी भाषा जो हम बोलकर एक दूसरे के साथ विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये वार्तालाप, हम कहीं भाषण दे रहे हैं, हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल्स है? मौखिक भाषा का। हम अगली बात करें लिखित, यानी जो चीज जिस भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित, पत्र, समाचार पत्र और पुस्तक। सांकेतिक भाषा जो हम संकेत के रूप में यूज करते हैं, मुख बधिरों के लिए या कहीं पर हम सिंबॉलिक काम करते हैं, संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, मुख बधिरों का सांकेतिक भाषा। नाउ एक्सरसाइज की बात करें, मैच मिलान कीजिए, सही गलत लघु उत्तरीय। चलिए, मौखिक का सही आंसर भाषण, लिखित, पुस्तक, सांकेतिक, ट्रैफिक सिग्नल। पत्र मौखिक भाषा का उदाहरण है, बिल्कुल गलत। ये किसका उदाहरण है? लिखित भाषा का। ट्रैफिक संकेत, सांकेतिक भाषा है, बिल्कुल सही। बातचीत लिखित भाषा है, गलत। बातचीत कैसा है? मौखिक भाषा है। ट्रैफिक सिग्नल किस भाषा का उदाहरण है? सांकेतिक। पुस्तक किस भाषा के रूप में आती है? लिखित। अब भाषा के प्रकार की बात करें तो भाषा को हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। पहला, मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को मनुष्य जन्म के बाद अपने परिवार से सबसे पहले सीखता है, यानी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मां से सीखने, क्योंकि बच्चे का पहला इंटरेक्शन मां से होता है, इसीलिए इस भाषा का नाम हम लोग मातृभाषा कहते हैं। तो जो मां से हम भाषा सीखते हैं, जो परिवार में हम भाषा सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा अलग अलग हो सकता है, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, कुछ भी। राजभाषा, सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा वैसी भाषा जो पूरे राष्ट्र को सांकेतिक रूप से जोड़ने का कार्य करती है, राष्ट्रभाषा कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रभाषा कोई एक भाषा हो, राष्ट्रभाषा अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हिंदी, तमिल, संस्कृत, ये हमारी राष्ट्रभाषा है।
संपर्क भाषा, भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वाले लोगों के बीच संवाद स्थापित करने की वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। यानी वैसी भाषा जिससे हम एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं, जैसे हिंदी। अब है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय भाषा, जैसे इंग्लिश। टाइम है आपके वर्क का। चलिए आंसर, परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अनेक देशों में प्रयुक्त या मैक्सिमम जगह पे जो प्रयुक्त होता है वो इंग्लिश है। अंग्रेजी भारत की राजभाषा है, गलत। मातृभाषा परिवार से सीखी जाती है, सही। संपर्क भाषा विभिन्न भाषाओं के लोगों को जोड़ने का काम करती है, सही। अंतरराष्ट्रीय भाषा का उदाहरण लिखें, अंग्रेजी। मातृभाषा और राजभाषा, मातृभाषा वह भाषा है जो हमें परिवार से सीखने को मिलती है। राजभाषा वह भाषा है जिसे सरकार के कार्यों के लिए देश में मान्यता प्राप्त होती है, जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। 5 प्रकार के भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। उदाहरण, मातृभाषा हिंदी भोजपुरी, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी, अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। अब आते हैं लिपि। लिपि वह संकेत है, वह चिन्ह है जो हमें भाषा में व्यक्त करने में यूज की जाती है। जैसे अगर हम क लिख रहे हैं तो यह हमें लिपि बताता है कि हमें क कैसे लिखना है। हर भाषा की अपनी एक अलग अलग लिपि है। एक लिपि कई भाषाओं में प्रयुक्त हो सकता है। देखिए आगे हम लोग, किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त निश्चित चिन्हों या वर्णों के समूह को लिपि कहते हैं। यानी जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं, जो चीज यूज कर रहे हैं सिंबल, संकेत, उसे हम लिपि कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हिंदी देवनागरी लिपि यूज करता है, अ आ ई क ख ग। अंग्रेजी रोमन यूज करते हैं, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। भाषा विचार व्यक्त करने का साधन है, लिपि विचारों को लिखने की प्रणाली है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जाती है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि हो सकती है। हमारा चेक योर प्रोग्रेस, ये चेक योर प्रोग्रेस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अट्रैक्टिव वे में, इंटरेक्टिव वे में हम लोग अपनी पढ़ाई को देखें। वन वे कम्युनिकेशन ना रहे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप उन चीजों को सीखते जाएं, साथ में एक्सरसाइज करते जाएं। तो अगर आप वाकई हिंदी सीखना चाहते हैं तो क्या करें? कॉपी पेन लेकर बैठें, वीडियो देखें, जहां चेक योर प्रोग्रेस आ रहा है वहां पर पॉज करें, एक्सरसाइज करें, फिर आगे बढ़ें, ताकि बाद में करेंगे वाला कंसेप्ट ना रहे, हम लोग एट ए टाइम साथ में करते चलें। चलिए इसके आंसर को देखें। भाषा की लिखने की प्रणाली लिपि कहलाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। हिंदी लिपि के उदाहरण है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। लिपि विचारों का लिखित रूप देता है, सही। हिंदी रोमन लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल गलत। आंसर, करेक्ट आंसर, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि भाषा को अस्थायी रूप प्रदान करती है, सही। क्या एक भाषा को एक से अधिक लिपियां हो सकती है? हाँ, एक भाषा की एक से अधिक लिपि हो सकती है। हिंदी देवनागरी में, संस्कृत देवनागरी में हम क्या देख रहे हैं कि दो लिपि, एक ही लिपि दो भाषा में यूज की जा रही है, हिंदी में, संस्कृत में। हिंदी किस लिपि? देवनागरी। अंग्रेजी किस लिपि में? रोमन में। चलिए
अगले स्लाइड की बात करें, लिपि का महत्व। लिपि हमें अस्थायित्व देता है, हमें मात्रा या संकेत का काम करता है, जो हमें यह बताता है कि हमें लिखना कैसे, हमारा संकेत क्या हो सकता है। तो लिपि के महत्व की बात करें तो लिपि हमें अस्थायित्व प्रदान करता है, ज्ञान को संरक्षण करता है, साहित्य के विकास में सहायक है, यह एक शिक्षा का आधार है, इतिहास एवं संस्कृति को सुरक्षित रखती है, दूरस्थ शिक्षा को संभव बनाती है और किसी भी प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यों में सहायक है। चलिए चेक योर प्रोग्रेस करें। लिपि भाषा को लिखने का रूप प्रदान करती है, लिपि भाषा के संरक्षण में सहायक है, लिपि भाषा का आधार है। लिपि ज्ञान को सुरक्षित रहती है, सही। बिना लिपि के साहित्य का विकास संभव है, नहीं। लिपि संस्कृति के संरक्षण में सहायक है, बिल्कुल सही। लिपि शिक्षा के लिए क्यों आवश्यक है? लिपि शब्दों, विचारों और ज्ञान को लिखित रूप में संरक्षित करती है, जिससे शिक्षा सरल और अस्थायी होती है। क्या बिना लिपि के ज्ञान सुरक्षित रह सकता है? नहीं, क्योंकि लिपि वह माध्यम है जो हमें लिखने के लिए यूटिलिटी टूल प्रदान करती है, और जब हम कोई चीज लिखित रूप में रखते हैं तभी वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। लिपि साहित्य के विकास में कैसे सहायक है? लिपि के माध्यम से साहित्य को लिखा जा सकता है, संजोया जा सकता है और पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए अगले स्लाइड्स की बात करते हैं। हम लोग इस चीज को देखें कि हमारा जो लिपि है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और यह सबसे वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपियों में से एक मानी जाती है। कैसे वैज्ञानिक है? वर्णों का क्रम उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित होता है, यानी कि हमारा जो बोलने का तरीका है, बोलने का जो फ्लो है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, अनसीक्वेंस नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं अ, आ, ई, उ, तो अ के बाद आ रहा है, यानी कि हमने अ को पहले सीखा, उसके बाद आ को सीखा। तो ये हमारा एक फ्लो, एक सीक्वेंशियल बना होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है, मतलब जैसे बोला जाता है लगभग वैसे ही लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम हिंदी में बोलते हैं कल, कल कल, जल जल जल, नल नल नल। तो हम जो बोल रहे हैं हम उसी चीज को लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो वहां हम बोलते हैं PUT पुट, लेकिन BUT बुट नहीं बोलते हैं, बट बोलते हैं। तो बोलने का तरीका और लिखने का तरीका वहां बदल जाता है। हिंदी क्या कहता है कि हम जैसा बोलेंगे देवनागरी लिपि वैसा ही लिखते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। प्रत्येक वर्ण का अपना एक निश्चित उच्चारण है। यहाँ सॉरी, सीधा रेख, सीधा रेख का मतलब ये होता है जैसे हमने ये लिखा क, उसके ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसे हम हेडलाइन या सीधा रेख करते हैं। स्वर एवं व्यंजन दोनों का स्पष्ट प्रयोग होता है। मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त अक्षर बनाए जा सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त अक्षर, द्वित्व व्यंजन हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ सीखेंगे आगे। चलिए हमारा टाइम हम लोग देखें, चेक योर प्रोग्रेस। नो, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी बाएं से दाएं दिशा में लिखी जाती है। देवनागरी में स्वरों एवं व्यंजनों का प्रयोग होता है। देवनागरी दाएं से बाएं लिखी जाती है, गलत, बाएं से दाएं।
देवनागरी में शिलालेख होती है, सही। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि, यस। 5 विशेषताएं की व्यक्त करें। वैज्ञानिक, व्यवस्थित, स्पष्ट, सुंदर, ध्वनियुक्त। वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह और उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। शिलालेख क्या होती है? देवनागरी अक्षरों के ऊपर खींची जाने वाली सीधी रेखा को शिलालेख कहते हैं। चलिए, प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपियां। हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, मराठी, देवनागरी, नेपाली, देवनागरी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो इन भाषाओं में हम जो संकेत यूज करते हैं वो हमारा मैच करेगा। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी, गुजराती गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, सिंधी, अरबी। तो ये कुछ भाषाएं और उनकी लिपि। चेक योर प्रोग्रेस अब करें तब तक। हिंदी क्या आंसर होगा? देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी और पंजाबी गुरुमुखी। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन में, मराठी देवनागरी। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही है। अंग्रेजी देवनागरी में गलत। उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी। 5 प्रमुख भाषा और उनकी लिपियां। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 4 भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। भाषा और लिपि में अंतर। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। अब आते हैं बोली। बोली को हम परिभाषित करते हैं कि भाषा का वह रूप जो किसी विशेष, इसे हम क्षेत्रीय रूप कह सकते हैं, भाषा का वह क्षेत्रीय रूप जो किसी स्थानीय जगह या एक खास जगह पे, खास समुदाय के द्वारा जो बोला जाता है उसे हम बोली कहते हैं। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, आसान शब्दों में कहें तो भाषा का स्थानीय अथवा प्रादेशिक रूप बोली कहलाता है। बोली की प्रमुख विशेषता कि यह किसी खास विशेष क्षेत्र तक ही होती है। बोली मुख्यतः मौखिक रूप में प्रचलित होती है। प्रत्येक बोली की अपनी एक उच्चारण शैली होती है। बोली किसी भाषा के विकास का आधार होता है। अनेक बोली मिलकर एक भाषा का निर्माण करती है। जैसे अगर हम बोली की बात करें, केहन छी, तो ये एक हमारा बोली का एक रूप है। प्रमुख बोलियां की बात करें तो हिंदी, भोजपुरी है, अवधी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, बघेली, मगही। जैसे कुछ उदाहरण हम देखें, का हो, कहां जात बाड़े, यह एक भोजपुरी है जिसका मीनिंग होता है तुम कहां जा रहे हो। तो दोनों का मीनिंग एक है, बोलने का तरीका अलग अलग है। चेक योर प्रोग्रेस की बात करते हैं, अब करें। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली मुख्यतः मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। भोजपुरी हिंदी की एक बोली है। बोली पूरे विश्व में समान रूप से बोली जाती है, बिल्कुल। बोली किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, सही। हिंदी का केवल एक ही बोली है, गलत। क्या बोली पूरे देश में बोली जाती है? नहीं। जहां पर वो समुदाय, जहां पर वो विशेष लोग होते हैं
वहां पर वो बोली बोली जाती है। क्या एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है? हाँ, हिंदी की 5 बोलियां, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी। उपभाषा, जब बहुत सारी भाषाएं मिलकर एक भाषा का निर्माण करती है और वो पूर्ण भाषा विकसित नहीं होती है तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। कैसे इसको परिभाषित करते हैं? एक ही भाषा की समान विशेषताओं वाली अनेक बोलियों के समूह को उपभाषा कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? अनेक बोलियों का समूह होता है, इसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है, भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भाषा और बोली के बीच मध्य स्तर होती है। हम हिंदी उपभाषा की बात करें, ब्रज भाषा, खरी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बात करें, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी। ये चीजें कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमें आना चाहिए, ठीक है। और ये आना एक एज ए बेसिक फाउंडेशन है जो हमें आना चाहिए। चलिए हम लोग चेक योर प्रोग्रेस तक करते हैं। अनेक बोलियों के समूह को भाषा कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र सीमित से बड़ा होता है। ब्रज भाषा एक हिंदी बोली है। उपभाषा भाषा से बड़ी होती है? नहीं। उपभाषा अनेक बोलियों का समूह है? बिल्कुल। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है? बिल्कुल। अब आते हैं भाषा एवं बोली में क्या अंतर है। भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित समुदाय या सीमित क्षेत्र तक होता है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, बोली का निश्चित व्याकरण नहीं होता है। यही सबसे बड़ी अंतर है। भाषा साहित्य को विकास करता है, बोली का साहित्य, ऐसा नहीं कि साहित्य नहीं हो सकता है, साहित्य होता है बट वो सीमित होता है। भाषा का प्रयोग शिक्षा एवं प्रशासन में होता है, बोली का प्रयोग स्थानीय स्तर पर होता है। बोली का मानक रूप होता है, बोली का मानक रूप आवश्यक नहीं होता है। चलिए टाइम है एक्सरसाइज की। कौन सी हिंदी की बोली है? भोजपुरी। कौन सा भाषा का उदाहरण है? हिंदी। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। हिंदी एक भाषा है, अवधी एक उपभाषा है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, बिल्कुल सही। बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, नहीं, सीमित होता है। भोजपुरी हिंदी की बोली है, बिल्कुल। भाषा का साहित्य विकसित होता है, सही। बोली एवं उपभाषा, बोली भाषा से छोटी होती है और सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा भाषा का ही विकसित या विशिष्ट रूप होता है जिसका साहित्य और व्याकरण भी विकसित होता है। बोली, उपभाषा और भाषा, भोजपुरी बोली है, अवधी एक उपभाषा और हिंदी एक भाषा है। क्या प्रत्येक बोली का अपना व्याकरण होता है? हाँ। भाषा का क्षेत्र बोली की तुलना में कैसा होता है? भाषा का क्षेत्र बोली की तुलना में व्यापक होता है। हिंदी भाषा की 2 बोलियां, भोजपुरी ब्रज। भोजपुरी भाषा या बोली? बोली। 9। व्याकरण, ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे हैं। अभी हम व्याकरण शुरू करेंगे। व्याकरण भाषा को, हमने जो सीखा, यहां भाषा भी सीख रहे थे, तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं समझने का जो नियम होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो हम व्याकरण को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और व्यक्त करने का जो
ज्ञान हमें देता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण एक रूल बुक है, एक नियम है कि कैसे किस अक्षर का, कैसे किस शब्द का, कैसे किस वाक्य का सही प्रयोग करना है, यह हमें व्याकरण बताता है। जैसे राम स्कूल जाता है, यहां पर देख रहे हैं बिंदु है, बट अगर शुद्ध रूप में हम करें तो राम स्कूल जाता है। तो व्याकरण हमें सही भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं बताएं तो व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है, व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है, व्याकरण बोलने, लिखने तथा समझने की क्षमता विकसित करता है, व्याकरण भाषा को प्रभावशाली बनाता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। चेक योर प्रोग्रेस, चेक करें, आप बनाएं टाइम। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण केवल लिखने के लिए आवश्यक है, गलत। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है, सही। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है, बिल्कुल सही। अब है व्याकरण की आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हमें शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, तो व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाने के लिए, सही उच्चारण सीखने के लिए, सही लिखने के लिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए और भाषा की त्रुटियों को दूर करने। प्रभावशाली अभिव्यक्ति कहने का मतलब हम किस शब्दों का किस समय सही चयन करें, यह हमें व्याकरण बताता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में, इंग्लिश में एक वर्ड है लेग। लेग का मतलब होता है हिंदी के अकॉर्डिंगली पैर। अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारे पास अनेक मतलब है, अनेक अर्थ है। अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी का एक एग्जाम्पल कहता है पैर लगते हैं, पांव लगते हैं। तो पैर और पांव कब यूज करना है यह हमें बताता है। पांव, बड़े जो हमसे सीनियर है उनको प्रणाम करना है तो हम कहते हैं पांव लागी पिताजी। जो हमारे समकक्ष, हमसे थोड़े से बड़े हैं, उनको अगर हमें पैर प्रणाम करना है तो कहते हैं पैर लागी। तो कौन सा शब्द कब यूज करना है यह हमें व्याकरण बताता है। महत्व क्या है? जो आवश्यकता है वही महत्व है। शुद्ध बनाता है, बोलने एवं लिखने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपको शुद्ध लिखना है तो व्याकरण सीखना होगा, आपको बोलने एवं लिखने की क्षमता बढ़ानी है तो व्याकरण सीखना होगा। भाषा में एक रूपता लानी है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हिंदी भी बोल रहा हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको शुद्ध रूप, धारा प्रवाह अगर हिंदी बोलनी है, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलनी है, किसी भी लैंग्वेज की बात करनी है तो ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व संप्रेषण बोलने को प्रभावी बनाता है, साहित्य के अध्ययन में सहायता करता है, प्रतियोगिता परीक्षा एवं बोर्ड की परीक्षा व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। कहने का मतलब यह है आपको क्या करना है, यह डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि हमें बोर्ड में एक्सीलेंट लाना है तो भी व्याकरण का महत्व है। अगर आपको कोई चीज पढ़ाई करनी है, साहित्य में अच्छा करना है तो जरूरत है। आपको लगता है कि मुझे आईआईटी करना है, नीट करना है, तो आप तभी आईआईटी नीट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब उसके लिखे हुए लैंग्वेज को आप समझ पाएंगे, उसकी भाषा को समझ पाएंगे। तो अगर आपको भाषा प्रभावी समझनी है तो किसी न किसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड करना होगा, चाहे आप हिंदी करें, इंग्लिश करें, संस्कृत करें। हिंदी हमने इसलिए लिया ताकि आपको बोर्ड में हेल्प मिल सके और अलग अलग जो कंपटीशन है वहां पर हेल्प सके। चलिए, वक्त है चेक योर प्रोग्रेस का। चलिए, व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य भाषा को शुद्ध बनाना। व्याकरण किसमें सहायता करता है? सही भाषा का प्रयोग, खेती, चित्रकला या तैराकी। करेक्ट आंसर सही भाषा। व्याकरण भाषा को प्रभावशाली बनाता है, बिल्कुल सही। व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, गलत। व्याकरण सही लेखन में सहायता करता है, सही। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण प्रभावशाली अभिव्यक्ति में सहायता करता है। व्याकरण भाषा में एक रूपता लाता है।
व्याकरण व्याकरण के अंग की बात करें तो व्याकरण के भी 3 अंग हैं, वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। नाम से ही पता है, वर्ण विचार जिसमें हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम वर्ण, ध्वनि, स्वर, व्यंजन का कब प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, उसकी अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार में क्या करेंगे, वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, अयोग वाक्य के बारे में, मात्रा के बारे में, उच्चारण के। शब्द विचार, शब्दों की रचना, उसका प्रकार, रूप, प्रयोग, ये सब कैसे यूज होता है, इसकी बातें करते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारे। वाक्य विचार, वाक्यों की रचना, प्रकार, शुद्धिया, यानी वाक्य के ऊपर पूरा जोर होगा, वाक्य के बारे में समझेंगे, वाक्य क्या है, वाक्य का भेद क्या है, वाक्य रचना क्या है, वाक्य परिवर्तन, अशुद्धि, शोधन। तो अगर हमें एक प्रॉपर वे में पढ़ना है, प्रॉपर मास्टरी करनी है, तो हमें सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ना होगा, फिर शब्द विचार और फिर वाक्य विचार की बात करेंगे। चलिए, आपका चेक योर प्रोग्रेस नाउ। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, स्वर एवं व्यंजन का अध्ययन वर्ण विचार, संज्ञा एवं क्रिया शब्द विचार, वाक्य भेद वाक्य विचार। वाक्य व्याकरण के 3 अंग होते हैं, सही। वर्ण विचार में वाक्य पढ़े जाते हैं, गलत। वर्ण विचार में वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य कहां पढ़ते हैं, शब्द विचार, सॉरी, वाक्य विचार। शब्द विचार में संज्ञा और क्रिया पढ़ी जाती है, सही। वाक्य विचार में वाक्य भेद पढ़े जाते हैं, सही। वर्ण विचार स्वर एवं व्यंजन, शब्द विचार संज्ञा एवं क्रिया, वाक्य विचार वाक्य। हम बात करें एक एक उदाहरण। वर्ण कमल, शब्द कमल कलम, वाक्य कमल सुंदर फूल है। हमारा पहला वीडियो, पहला चैप्टर्स इंट्रोडक्शन भाषा और लिपि आज खत्म हुआ। 2 बातें मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं। पहली बातें, जिन बच्चों को, जिन छात्रों को या जिन्हें लगता है कि हमें हिंदी पढ़नी है, हिंदी के बारे में हमें ज्ञान लेना है, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे कोर्स में जुड़े रहिए। हम एक के बाद एक वीडियो देंगे। इसकी पूरी पीडीएफ कोर्स में अवेलेबल है, कोर्स में अवेलेबल है, जहां आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। हम लोग अगर बात करें तो इसका पीडीएफ अवेलेबल है, और जो आप पिंग करेंगे तो आपको मिल सकता है। दूसरी बात है कि हमारा जो ये वीडियो है, ये आप ही के छात्रों, आप ही जैसे बच्चों ने बनाया है। मेरा काम इसको प्रेजेंटेशन देना है, आपको आप तक पहुंचाना है, समझाने की जरूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है, कुछ सुधार की जरूरत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में, जहां पर हम लोग अगला पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।